नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 8 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज वैसे तो देखो हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने थे, बट हमारी डिस्कशन आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई और इसके लिए सॉरी। ये जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं ना, सही में बहुत तंग करते हैं। पेन तो हमारा पहले ही नहीं चल रहा था पिछले 4 से 5 दिनों से, हालांकि आज कुछ अरेंजमेंट किया है, ऊपर से आज काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया था और कैमेटेशियम जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है रिकॉर्डिंग के लिए वो अपने आप चलना बंद हो गया। आमतौर पे जब अपने आप बंद होता है तो रिकवर हो जाता है जो पहले रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर से काफ़ी देर तक उसको रिट्रीव करने की कोशिश की गई लेकिन हुआ ही नहीं, और लेकिन दोबारा से रिकॉर्डिंग की तो 2 ही आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे और तीसरा आर्टिकल हम कल डिस्कस करेंगे और लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नागा इंसर्जेंसी से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात हम पहले करते हैं। देखो, आज़ादी के बाद से ही नागास के कुछ सेक्शंस इंडिया से अलग होकर अलग से देश की मांग करने लगे। हालांकि नागास के कुछ सेक्शंस ऐसे भी थे जो इंडिया में ही रहकर अलग से स्टेट की मांग कर रहे थे। तो एक काउंसिल इस्टाब्लिश हुई जो अलग से देश की मांग कर रही थी। उस काउंसिल का नाम है नागा नेशनल काउंसिल। नागा नेशनल काउंसिल के लीडर थे फिजो। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस काउंसिल पर बैन लगा दिया गया 1953 में, और 1956 में इस नागा नेशनल काउंसिल ने एक अलग से नागा फेडरल गवर्नमेंट इस्टाब्लिश की। काफ़ी सालों तक संघर्ष चलता रहा, वायलेंस होता रहा। आखिरकार 1975 में इस नागा नेशनल काउंसिल के जो लीडर थे फिजो, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। बट देखो, फिजो के जो शिष्य थे, फिजो के चेले जैसे इसक, मुइवा, खापलांग, इन्होंने 1975 के उस सीजफायर एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा हम तो पहले की तरह वायलेंस की सहायता से यानी हथियारों के दम पर अलग से देश की निर्माण करेंगे, और इसके लिए इन्होंने अलग से ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टाब्लिश की 1980 में, जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। समझ गए? पहले काउंसिल हुआ करती थी नागा नेशनल काउंसिल। इस काउंसिल ने तो 1975 में सिलोंग अकॉर्ड के तहत सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लिया, बट कुछ लोगों ने इस सीजफायर एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया। तो उसके बाद 1980 में एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। 8 सालों तक ये ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती रही, कुछ इम्पैक्ट पड़े ये जो भी वायलेंस कर रहे थे, लेकिन देखो इस काउंसिल में भी दरार आ गई 1988 में। 1988 में ये ऑर्गेनाइजेशन 2 पार्ट्स में बट गई। 3 लीडर थे ना, एक इसक, मुइवा, खापलांग। इसक और मुइवा ने अपनी अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नाम यही नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN, और ब्रैकेट में लिख दिया इसक मुइवा। और खापलांग, उन्होंने अपनी अलग से ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश की, नाम यही NSCN, ब्रैकेट में लिख दिया खापलांग। तो फिर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस काम करती रही। वैसे तो देखो और भी बहुत सारे नागा ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, लेकिन ये मेन ऑर्गेनाइजेशन थी। तो काफ़ी सालों तक इन्होंने फिर से कुछ इम्पैक्ट डालने की कोशिश की वायलेंस के दम पर, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरकार 1997 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मुइवा, इन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम बातचीत को तैयार हैं, आप बातचीत कीजिए, इतने में कोई भी फायर नहीं करेगा, ना तो आप हमारे खिलाफ ऑपरेशंस चलाइए और ना ही हम कुछ वायलेंस करेंगे। बहुत सालों तक बात करने के बाद आखिरकार 2015 में, एक सेकेंड रुकिए, पेन ले लेते हैं। आखिरकार 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मुइवा के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखो इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में क्या कुछ था वो तो अभी तक बाहर निकल के नहीं आया है, लेकिन जो लंबी बातचीत चली उस को फाइनल नतीजे तक पहुंचाने में यानी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करवाने में RN रवि की एक अहम भूमिका रही। ये पहले देखो होम मिनिस्ट्री में थे, इन्होंने इंटरलोक्यूटर का काम किया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मुइवा के बीच और
सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। अब RN रवि जो हैं वो नागालैंड के गवर्नर हैं, क्योंकि इनको लंबा अनुभव है नागा इंसर्जेंसी से डील करने का, और इन्होंने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन करवाया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आप जाइए नागालैंड के गवर्नर के रूप में काम कीजिए और इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को फाइनल अकॉर्ड तक पहुंचाइए। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मतलब एक ढांचा तैयार हो गया था 2015 में, फाइनल एग्रीमेंट अभी भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फाइनल एग्रीमेंट में देखो बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं और उसी के बारे में इस आर्टिकल में बात की जाती है। कौन कौन सी अड़चनें हैं? देखो, शुरुआत में सरकार का फोकस सिर्फ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा पर था, बट अब और 7 नागा ग्रुप्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक्स कर रही हैं। जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना, नागा ग्रुप्स बहुत सारे हैं लेकिन मेन ये हैं। तो 2015 के बाद सरकार को ये लगा, अरे सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन से हमने बातचीत कर ली, फाइनल डील साइन कर ली, तो हो सकता है बाकी जो छोटे छोटे नागा ग्रुप्स हैं वो नाराज हो जाएं। अगर वो नाराज हो गए तो पीस तो फिर भी नहीं इस्टेब्लिश होगी ना नागालैंड में। तो सरकार ने सोचा छोटे छोटे नागा ग्रुप्स के साथ भी बातचीत कर लेनी चाहिए, तो सरकार ने उनके साथ भी बातचीत स्टार्ट कर दी। अब देखो हुआ क्या है, ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है ना, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये बोलती है कि नागालैंड के अलावा आसपास के राज्यों में भी जहां जहां पे नागा लोग रहते हैं उन एरियाज को अलग करके अलग से एक बड़े राज्य की इस्टेब्लिश किया जाए जिसका नाम हो ग्रेटर नागालिम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये नागालैंड है, तो नागालैंड के साथ लगते एरियाज में दूसरे राज्यों में भी मान लीजिए असम में नागा रहते हैं या फिर मणिपुर में नागा रहते हैं, तो उन सब को मिला के एक बड़े ग्रेटर नागालिम की इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। एक तो ये मांग है, लेकिन देखो ये मांग मांगना आसान नहीं है, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं जैसे असम, ये भी तो बोलेंगे ना कि भैया हमारे एरिया को मत लीजिए आप, हमारा जितना एरिया है उतना ही रहना चाहिए, हमसे आप कुछ भी एरिया मत लीजिए। इस पॉइंट को लेकर विवाद है। दूसरा पॉइंट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा, ये ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमारे लिए एक अलग से झंडा हो, अलग से फ्लैग हो। बट आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात मानेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के तो स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया, और एक ऐसा राज्य जिसको अलग से झंडा रखने दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इसको लेके भी विवाद है। तीसरा पॉइंट विवाद का ये है, जो हथियार हैं अभी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा के कैडर के पास, उन हथियारों का क्या होगा? अभी देखो, वैसे तो सीज फायर एग्रीमेंट साइन है, तो कायदे से होना तो ये चाहिए कि जहां पे कैंप्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन कैंप से बाहर इस ऑर्गेनाइजेशन के कैडर हथियार नहीं ले जा सकते, कैंप के अंदर अंदर रख सकते हैं, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा के जो कैडर हैं वो जहां पे सिविलियंस रहते हैं वहां पे भी खुले आम हथियारों को लेके जाते हैं। इवन सही बताऊं तो ना सिर्फ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बल्कि बाकी कुछ नागा ग्रुप्स ऐसे हैं जो वहां पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, मतलब टैक्स वसूल रहे हैं, टैक्स वसूलने के नाम पे एक्सटोर्शन कर रहे हैं। और इसी को लेके नागालैंड के गवर्नर ने एक पत्र लिखा नागालैंड के सीएम को। नागालैंड के गवर्नर कौन है? याद कीजिए, RN रवि, जो पहले इंटरलोक्यूटर थे। तो इन्होंने पत्र लिखा नागालैंड के सीएम को कि भैया नागालैंड में जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और कुछ ग्रुप्स एक्सटोर्शन कर रहे हैं टैक्स वसूलने के नाम पर। तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया, क्योंकि देखो संविधान में नागालैंड के लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में नागालैंड के गवर्नर का अहम रोल है। तो नागालैंड के गवर्नर ने सीएम को यह प्रपोज किया कि ऐसा हो सकता है क्या कि एक लेवल से ज़्यादा बड़े अधिकारियों की ट्रांसफ़र करनी हो तो मेरी राय के बिना ना हो। यह सिर्फ हालांकि प्रपोजल था, उन्होंने अभी ऑर्डर नहीं दिया था। बट इस पत्र के बाद एक विवाद पैदा हो गया। ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने कहा कि इनको आप हटा दो, RN रवि, इनको इंटरलोक्यूटर के पद से हटा दो, अब हम इनके ऊपर हमारा विश्वास नहीं रहा। तो टकराव आना स्टार्ट हो गया। फिर से मतलब
सीज फायर एग्रीमेंट अगर समाप्त होता है तो फिर कितने सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है नागा इंसर्जेंसी को ख़त्म किया जाए, तो एक बड़ा धक्का होता ना। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, जो बातचीत हुई उसमें ये RN रवि शामिल नहीं हुए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है कि हम नाराज़ नहीं करना चाहते आपको, ठीक है आप इनके बिना बातचीत करना चाहते हो तो आप बातचीत कीजिए, लेकिन इंसर्जेंसी किसी भी कीमत पे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक ये भी इशू है, जो 7 छोटे छोटे नागा ग्रुप्स हैं ना, वो तो बोलते हैं कि हमें अलग से झंडा नहीं चाहिए, हमें अलग से ग्रेटर नागालैंड भी नहीं चाहिए। मतलब छोटे छोटे नागा ग्रुप्स ऐसी मांग मानने को तैयार हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट मान सकती है कि अलग से फंड दे दिए जाएं, थोड़ी सी ऑटोनमी दी जाए, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना मेन वाली, ये मानने को तैयार नहीं है। ये अड़ी हुई है कि अलग से हमारे पास सोवरेनिटी होनी चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अलग से फ्लैग होना चाहिए। देखो जब इंडिया में सोवरेन पावर तो एक ही होगी ना, 2 सोवरेन पावर कैसे हो सकती है इंडिया में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को नहीं मानेगी। लास्ट में आर्टिकल में यही कहा जाता है कि देखो पूरी दुनिया भर का एग्जाम्पल आपके सामने है, इस प्रकार की जो भी मूवमेंट्स होती है ना, वो ना तो टोटली जीतती हैं, ऐसा नहीं है कि जो बड़ी पावर है यानी फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो इस मूवमेंट की सारी बातें मान लेंगी, ऐसा नहीं होता। और ना ही ऐसा होता है कि इस प्रकार की मूवमेंट पूरी तरह से अपने आप खत्म हो जाती हैं बिना कुछ माने। एक बीच का ग्रे जोन होता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप कीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे। वही सिचुएशन आज सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी कि थोड़ी आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दिक्कत पता है क्या है, नागाज की इंसर्जेंसी को बहुत सालों तक चाइना, म्यांमार भी हवा देता रहा है। मतलब सरकारें नहीं, चाइना की सरकार तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि इनडायरेक्टली उन्होंने पैसा दिया, हथियार दिए, लेकिन इन दोनों देशों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता रहा है नागा इंसर्जेंसी को। म्यांमार की सरकार आज मतलब इंडिया फ्रेंडली है, काफ़ी बार मौका देती है इंडिया को कि आप नागास के खिलाफ, जैसे खापलांग वाली ऑर्गेनाइजेशन वो म्यांमार बेस्ड है, कैडर वहीं पर है, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाना हो तो म्यांमार की सरकार इंडियन आर्मी को, इंडियन फोर्सेस को इजाज़त दे देती है। बट देखो दिक्कत ये भी है ना कि चाइना के साथ अभी हमारी बहुत टेंशन्स हैं। अगर नागा इंसर्जेंसी फिर से स्टार्ट होती है तो चाइना निश्चित रूप से नागा इंसर्जेंसी को हवा देने की कोशिश करेगा। और ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई कि ये जो NSCN वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ कमांडर्स जो फाइनल अकॉर्ड से खुश नहीं है, उन्होंने चाइना की यात्रा की, बीजिंग में वो गए और सपोर्ट मांगी नागा इंसर्जेंसी के लिए। तो इंडिया और चाइना के बीच अगर टेंशन्स व्याप्त रहती हैं तो फिर चाइना जरूर हवा देगा नागा इंसर्जेंसी को। लास्ट में बस ये बोला जाता है, देखो कश्मीर जो इशू है वो बार बार मेन स्ट्रीम में आता रहता है, न्यूज चैनल्स पर आता रहता है, बट नॉर्थ ईस्ट के जो ये इश्यूज हैं ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है अगर हमें हमारे देश में पीस इंश्योर करनी है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नागा इंसर्जेंसी से संबंधित। चलते हैं आगे। आर्टिकल ब्रेग्जिट से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो पिछले साल यूके ने एग्रीमेंट साइन कर लिया था यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए, बट अभी भी यूरोपियन यूनियन के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है यूके के द्वारा, और ऐसा चलता रहेगा दिसंबर 2020 तक। क्वेश्चन उठता है क्यों? इसलिए ताकि कोई ना कोई डील साइन हो सके कि जब पूरी तरह से यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा तो रिश्ते कैसे होंगे। अभी तो देखो सिंगल मार्केट है, कस्टम यूनियन है, मतलब यूके से सामान आसानी से जाता है ईयू के दूसरे मेंबर कंट्रीज के बीच, और ईयू के दूसरे मेंबर कंट्रीज से यूके में सामान आता है। बट जब अलग हो जाएगा पूरी तरह से तो उसके बाद कैसा रहेगा? क्या कस्टम यूनियन में बना रहेगा यूके या फिर क्या चेंजेस आएंगे? तो इस संदर्भ में कोई डील साइन करनी है। अब देखो यूरोपियन यूनियन का तो ये बोलना है कि आप ऐसी डील साइन कीजिए
कि कुछ तो रूल्स आप फॉलो करते ही रहो, बेशक आप अलग हो रहे हो हमसे, लेकिन कुछ तो आप यूरोपियन यूनियन के रूल्स फॉलो करते ही रहो ताकि एक स्टेबिलिटी रहे यूरोप में, अदरवाइज बहुत दिक्कत आ जाएगी, आपको भी नुकसान होगा, हमको भी नुकसान होगा। देखो एक स्ट्रेंज एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन और यूके आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इनका ब्रेकअप हो गया, तो यूरोपियन यूनियन ने यूके को बोला कि भैया ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, कम से कम दोस्ती तो बनाए रखो, कुछ तो आप रूल्स फॉलो करते ही रहो ना। जैसे सिंगल जो मार्केट थी वैसा चलता रहे तो ठीक है, कस्टम यूनियन में आप बने रहो तो ठीक है। आपको मेन दिक्कत ये थी ना कि दूसरे देशों से नागरिक आके बस रहे थे आपके देश में, तो आपकी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। कुछ बेसिक आप फॉलो करते रहो, ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, दोस्ती तो बनाए रखो ना। बट यूके में कुछ लोग ऐसे हैं, खास करके कंजर्वेटिव पार्टी जो अभी सत्ता में है, उनका ये मानना है नहीं 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 नहीं, हम अलग ही आपसे इसलिए हो रहे हैं ना, हमें नहीं रहना आपके साथ में। अगर हम आपके रूल्स फॉलो करते रहेंगे अलग होने के बाद भी, तो फिर ब्रेकअप का फायदा ही क्या, समझ रहे हो? तो ऐसा बोलना है यूके के कुछ सेक्शंस का। अब देखो यहां पर एक और इशू है नॉर्दर्न आयरलैंड का। ये देखिए आप, इसको हम मिटा देते हैं, एक सेकेंड। आज कुछ दूसरा अरेंजमेंट किया है, मतलब जुगाड़ आप कह सकते हो, वो पेन ठीक नहीं हो रहा है, तो ये कुछ दूसरा वो है। यहां पर देखो, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये यूके का पार्ट है, और नीचे आयरलैंड है, ये अलग से देश है। आप देखो नॉर्दर्न आयरलैंड में काफ़ी समय तक इंसर्जेंसी चलती रही। कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हमें आयरलैंड में शामिल होना है, हमें यूके के साथ नहीं रहना है। लेकिन 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बाद से ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो अभी यूके का पार्ट है, इसमें पीस है। तो अब क्या होगा, आयरलैंड तो यूरोपियन यूनियन में रहेगा, और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये यूके के साथ रहेगा। और अगर कोई डील साइन नहीं होती है, मतलब रिलेशंस कैसे होंगे ये डिसाइड करने के लिए, तो फिर देखो ये इनका जो बॉर्डर लगता है, यहाँ पे बॉर्डर चेक पोस्ट इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, सारा कुछ चेक करने के लिए कि आयरलैंड जो सामान आ रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी दी हुई है या फिर नहीं दी हुई है। मतलब बॉर्डर हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट बॉर्डर नहीं रहेगा। पहले ट्रक आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन अगर कोई डील साइन नहीं हुई तो ट्रक्स यहाँ पे आसानी से आ जा नहीं सकेंगे, बहुत हार्ड बॉर्डर इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसका विरोध किया जा रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड के बहुत से लोगों के द्वारा। उन्होंने बोला है कि 2019 में, यानी पिछले साल आपने जो एग्रीमेंट साइन किया था, उसमें अलाउ किया गया था कि कम से कम नॉर्दर्न आयरलैंड यूरोपियन यूनियन के कुछ रूल्स को फॉलो करता रहे, ताकि आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच का जो ये बॉर्डर है ये सॉफ्ट रहे, आवाजाही इतनी मुश्किल ना हो। बट जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, यूके की सत्ता में है, ये कंजर्वेटिव पार्टी हमारे देश में आप जैसे बीजेपी से रिलेट कर सकते हो, थोड़ा नेशनलिज्म की लाइन पर ज़्यादा चलती है। ये कंजर्वेटिव पार्टी बोलती है नहीं नहीं, अगर नॉर्दर्न आयरलैंड में अलग से रूल्स फॉलो होंगे तो फिर तो ये चीज़ हमारे देश की सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, यूनिटी के अगेंस्ट है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो रूलिंग पार्टी एक बिल लाने वाली है, उस बिल का नाम है इंटरनल मार्केट एंड फाइनेंस बिल। इस बिल में अलाउ किया जाएगा यूके की कोर्ट्स को कि आप नए यूके लॉज को फॉलो कर सकें डाइवोर्स होने के बाद। मतलब पूरी तरह से जब ब्रेकअप हो जाएगा यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच, तो आप नए जो खुद के यूके के लॉज हैं वो फॉलो कर सकेंगे। पहले तो यूरोपियन यूनियन के लॉज को फॉलो किया जा रहा है यूके की कोर्ट्स के द्वारा। तो ये भी इशू है कि नॉर्दर्न आयरलैंड का क्या होगा। नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत से लोग बोल रहे हैं, सर जी आप धोखा कर रहे हो, आपने मतलब पिछले साल कहा था कि नॉर्दर्न आयरलैंड को कुछ यूरोपियन यूनियन के रूल्स को फॉलो करने दिया जाएगा, बट ये एक बिट्रेयल है, धोखा कर रहे हो आप हमारे साथ। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे अभी तो यूरोपियन यूनियन के जो वर्कर राइट हैं वो एप्लीकेबल हैं यूके में, और यूरोपियन यूनियन के जो इन्वायरमेंट रेगुलेशन हैं वो लागू हैं। लेकिन अगर कोई डील साइन नहीं होती है तो फिर वर्कर राइट्स कैसे होंगे यूके में, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन कैसा होगा, स्टेट एड टू बिजनेस, आयरिश बॉर्डर, इन सब इश्यूज का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। आर्टिकल में सजेशन ये दिया जाता है
कि अगर देखो कोई डील साइन नहीं होती है और वैसे ही यूके अलग हो जाता है यूरोपियन यूनियन से, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिलहाल की जो गवर्नमेंट है ना यूके में, वो नेशनलिज्म पे चल के ज़्यादा सोच रही है, ये नहीं सोच रही कि अगर कोई डील नहीं साइन होती है तो फिर इससे यूके को इकोनॉमिकली कितना नुकसान पहुंचेगा, पॉलिटिकली कितना नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि फिर से इंसर्जेंसी आ सकती है नॉर्दर्न आयरलैंड में। इसलिए यूके की गवर्नमेंट को रैशनली सोचना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से सोचना चाहिए। ऑलरेडी कोविड-19 है जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। आप सहमति बनाने की कोशिश कीजिए यूरोपियन यूनियन के साथ कि अलग होने के बाद रिश्ते कैसे होने चाहिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ब्रेग्जिट से संबंधित। इसके बाद अब हम एथिक्स का छोटा सा पोर्शन डिस्कस करते हैं करप्शन के बारे में। देखो, करप्शन जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से निकल के आता है, करप्टस। करप्टस एक ग्रीक वर्ड है और इसी ग्रीक वर्ड से निकलती है टर्म करप्शन। मतलब क्या है करप्टस का? करप्टस का मतलब है टू डिस्ट्रॉय। तो आप कह सकते हो करप्शन क्या करता है? वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, वैल्यूज़ का विनाश कर देता है। देखो, करप्शन कोई मॉडर्न फेनोमेनन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि करप्शन पिछले 30-40 सालों में या फिर पिछले 50-100 सालों में बढ़ा है। करप्शन देखो एंशिएंट सोसाइटी में भी देखने को मिलता था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कौटिल्य ने 40 प्रकार के करप्शन का जिक्र किया है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को जब हम पढ़ते हैं उस समय भी करप्शन की काफ़ी घटनाओं का उल्लेख है। इवन देखो, ब्रिटिशर्स के समय रॉबर्ट क्लाइव जो इंडिया में आए थे, उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार किया, और ऐसा कहा जाता है कि उन पर काफ़ी आरोप लगे थे जब वो वापस इंग्लैंड में गए थे और उन पर मुकदमा भी चलने लगा था। डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि करप्शन कोई रिसेंट फेनोमेनन नहीं है, बहुत पुराना फेनोमेनन है करप्शन जो है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ करप्शन इंडिया में होता है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी करप्शन होता है। वो बात अलग है, कम होता है, लेकिन यूँ नहीं कहा जा सकता कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्कुल करप्शन नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स में आई थी पिछले साल, कितनी? 78th। अब नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं करप्शन की डेफिनेशन के बारे में। वैसे देखो, करप्शन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म है। हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उस एक्ट में भी करप्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार सिर्फ देखो मॉनिटरी बेनिफिट्स या फिर पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी अपने पर्सनल कामों के लिए ऑफिस की गाड़ी का इस्तेमाल करता है, ये भी एक प्रकार का करप्शन है। हो सकता है कि ऐसा करने पर उस सरकारी कर्मचारी को कोई सज़ा ना हो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत कुछ फाइन हो, बट ये मोरल करप्शन है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर कोई सरकारी कर्मचारी जिसका काम है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन वो जानबूझ के सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है कि वो कर्मचारी पैसा नहीं ले रहा है जनता से, लेकिन फिर भी जानबूझ के आलसपन में आके डिले कर रहा है, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है जनता को, ये भी एक प्रकार का मोरल करप्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पैसों का लेन देन हो तभी करप्शन होगा, ऐसा नहीं है। करप्शन और भी काफ़ी तरह का होता है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, करप्शन देखो एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म है। सिंपल डेफिनेशन करप्शन की ये हो सकती है, मिसयूज ऑफ ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। देखो, स्लाइड में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, आप लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर से बोलता हूँ, स्लाइड्स में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि स्लाइड्स उतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर्ड नहीं है जितना कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिए। तो करप्शन की सिंपल डेफिनेशन ये हो सकती है, मिस यूज ऑफ ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। अगर किसी पर्सन के द्वारा अपने ऑफिस को मिसयूज किया जाता है प्राइवेट गेन के लिए, तो ये सिंपल मतलब है करप्शन का। एग्जाम्पल, आप लाइसेंस बनवाना जाते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, ऑफिस में उनकी ड्यूटी है कि अगर आपने ठीक से ड्राइविंग करके दिखाई है, अगर आप टेस्ट में खरे उतरते हो तो आपका लाइसेंस बनेगा ही, लेकिन फिर भी आपसे डिमांड की जाती है पैसों की कि 1000 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए।
तो जो कर्मचारी मांग करते हैं पैसों की, पैसे दीजिए तभी आपका लाइसेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, तो वो अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहे हैं। मतलब उनकी ड्यूटी है, उनका काम है आपको लाइसेंस बना के देना, लेकिन उनके पास जो पावर है उसका वो मिसयूज कर रहे हैं, अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। तो ये सिंपल एग्जांपल है करप्शन का। करप्शन अब देखो काफ़ी टाइप से हो सकता है। पहली टाइप है करप्शन की सिस्टमेटिक एंड स्पोडिक करप्शन। सिस्टमेटिक करप्शन देखो, जैसे कॉन्ट्रैक्टर कोई प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है, उसके बाद वो बिल सौंपता है सरकार को, लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं वो हर बिल में कमीशन खाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि आपका बिल तभी पास होगा 10% आप कमीशन दोगे, और वो 10% फिर बंटता है एसडीओ के बीच, जूनियर इंजीनियर के बीच, एक्शन के बीच, सबके बीच बंटता है वो कमीशन। अब देखो ये जो करप्शन है ना, वो सिस्टमेटिक करप्शन है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट, कोई बिल पास होता ही नहीं है, 10% आपको देना ही पड़ेगा कमीशन। हर एक बिल पर कॉन्ट्रैक्टर को 10% देना ही पड़ता है। सबको पता है, कोई कुछ नहीं करता है। मतलब सोच के देखो, सरकार को भी पता है, मंत्रियों को पता है, ब्यूरोक्रेट्स को पता है, कोई कुछ नहीं करता है, और कब से ये चला आ रहा है। ये सिस्टमेटिक करप्शन है। उसके बाद दूसरा करप्शन है स्पोडिक करप्शन। स्पोडिक करप्शन मतलब इधर उधर छोटा मोटा करप्शन हो जाता है। कभी ट्रैफिक कांस्टेबल ने आपसे पैसे मांग लिए, या फिर आप कोई ऑफिस में दूसरा काम करवाने जाते हो, सिस्टमेटिक नहीं है, मौके के नज़ाकत को देखते हुए किसी सरकारी कर्मचारी ने आपसे पैसे मांग लिए, कोई ज़रूरी नहीं है वो वैसे भी काम कर सकता था, लेकिन जल्दी काम करने के लिए मांग लिए। तो इधर उधर जो ये छोटा मोटा करप्शन हो जाता है वो कहलाता है स्पोडिक करप्शन। वैसे देखो छोटा मोटा करप्शन तो कोई नहीं होता, करप्शन तो करप्शन है, और एक बार इंटीग्रिटी लॉस हुई तो लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ही कहा जाएगा उसे। ये नहीं कहा जा सकता कि 10 रुपये का करप्शन हुआ है तो ये छोटा करप्शन है। हाँ, तो ये पहली टाइप ऑफ करप्शन हमने डिस्कस की, सिस्टमेटिक एंड स्पोडिक करप्शन। अब दूसरे टाइप में आप करप्शन को कैटेगराइज कर सकते हो, लीगल एंड मोरल करप्शन। मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। पहले टाइप में हमने डिफाइन किया करप्शन को सिस्टमेटिक एंड स्पोडिक करप्शन, ये कैटेगराइज किया है पहले टाइप में। वैसे आप दूसरे टाइप में भी कैटेगराइज कर सकते हो करप्शन को, लीगल एंड मोरल करप्शन। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लीगल एंड मोरल करप्शन। जैसे देखो, अगर कानून के विरुद्ध जाके कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है तो वो लीगल करप्शन है। मोरल करप्शन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि काम करना चाहिए सरकारी कर्मचारी को, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, बेशक पैसे नहीं मांग रहा है, तो ये भी एक तरह का करप्शन है। तो ये दूसरी कैटेगरी है जिस प्रकार से आप करप्शन को क्लासीफाई कर सकते हो। अब तीसरा तरीका करप्शन को क्लासीफाई करने का है कोल्यूसिव एंड कोअर्सिव करप्शन। कोल्यूसिव एंड कोअर्सिव करप्शन। कोल्यूसिव करप्शन में क्या होता है, जैसे देखो कोई अमीर आदमी है, उसका कंसाइनमेंट आना है बाहर से, लेकिन टाइम लग रहा है। अब देखो ज़्यादा टाइम लगता है तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो वो जाता है कस्टम इंस्पेक्टर के पास, या फिर जो भी ऑफिसर हैं उनके पास जाता है वो पर्सन जिसका कंसाइनमेंट आना है, कि देखो मेरी फाइल को आप जल्दी प्रोसेस कर दीजिए और इसके लिए आप थोड़ा पैसा ले लीजिए। यानी पर्सन जो रिश्वत दे रहा है वो भी अपनी मर्जी से दे रहा है अपना काम जल्दी निकलवाने के लिए, और ऑफिसर भी पैसा ले रहा है ताकि उस पर्सन का जो काम है वो जल्दी हो सके। दोनों राजी हैं। ऑफिसर के द्वारा फोर्स नहीं किया जा रहा है उस पर्सन को जिसका कंसाइनमेंट आना है कि आप मुझे पैसा दीजिए, लेकिन जिसका कंसाइनमेंट आना है वो अपनी मर्जी से दे रहा है, मतलब दोनों की रजामंदी है। समझ गए? अब दूसरा जो कोर्सिव करप्शन होता है, कोर्सिव करप्शन में तो खास करके देखो गरीब आदमियों के साथ होता है कि आप पैसा दीजिए तभी आपका काम होगा। थाने में जाते हैं, आप पैसा दीजिए तभी एफआईआर लॉन्च होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब फोर्स किया जाता है कि आप पैसा दो, अदरवाइज आपका काम होगा ही नहीं। तो मजबूरी में जो सर्विस को अवेल करने वाला पर्सन है उसको पैसा देना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए। समझ गए? तो ये डिफरेंस है कोल्यूसिव करप्शन के बीच और कोर्सिव करप्शन के बीच। कोल्यूसिव में क्या होता है, रिश्वत देने वाला भी राजी, रिश्वत लेने वाला भी राजी। लेकिन कोर्सिव करप्शन में क्या होता है, जो पर्सन जिसको सर्विस अवेल करनी है वो रिश्वत देना नहीं चाहता, लेकिन उसको फोर्स किया जाता है कि भैया पैसा दो तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने
थोड़ा सा करप्शन के बारे में डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।